डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको नजर आ रहा है कि मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड बिल्कुल व्हाइट है, तो आप समझ तो गए होंगे कि आज हमारा रिवीजन का लेक्चर है। हमने क्या करना है, जो चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर में हमने खत्म किया है उस चैप्टर को अब थोड़ा सा उसका रिव्यू लेंगे। किस हवाले से? दो चीजों के हवाले से उसका रिव्यू लेंगे। एक आपके फर्स्ट ईयर एग्जाम्स के हवाले से, दूसरा इसका रिव्यू हम ईटा के हवाले से लेंगे कि उसमें से कौन कौन से एमसीक्यूज आए हैं। तो इस चैप्टर में अभी तक आपने जो जितनी भी टॉपिक्स पढ़े हैं, अगर आपने सारे नहीं पढ़े तो पहले सारे टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो की तरफ आइएगा। हमने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, उसमें हमने क्या किया है कि पहले कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स दिए हैं, फिर उसके बाद हमने हर एक लेक्चर के ऊपर एमसीक्यूज लेक्चर भी लेकर आए हैं आपके लिए। उसके बाद आपके अब ये रिवीजन है, तो रिवीजन में आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने आगे क्या करना है। इसमें बोर्ड के लिहाज से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं या ईटा के लिहाज से कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे एमसीक्यूज आते हैं। तो लेट हैव अ लुक ऑफ योर बुक। आपके पास ये बुक होना चाहिए। अभी आपको पता है कि फर्स्ट ईयर का बुक नया हुआ है, तो जो लोग ईटा के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी फर्स्ट ईयर का नया बुक ले लें, और जो फर्स्ट ईयर में हैं, अभी फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं, तो वो भी फर्स्ट ईयर का नया बुक ले लें। ओल्ड बुक आप उसको अगर आपके पास है बेशक अपने पास रख लें, लेकिन पढ़ाई आपने न्यू बुक से करनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा अपडेट हो गया है। इसमें हर चीज के हवाले से जिक्र जो है वो थोड़ा सा अपडेट हो गया। सो कम टू द टॉपिक, दैट इज फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको पता है सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात है कि सेल की इंट्रोडक्शन की है कि सेल क्या होता है, सेल के बारे में क्या क्या चीजें हैं। तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेल क्या है, और सेल दो किस्म के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, और एनिमल्स और प्लांट का सेल। ये 2-3 लेक्चर्स हमारे पहले ही हैं, इसके ऊपर हो चुके हैं। नेक्स्ट, टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी में अगर हम बात करें तो उसमें हमने सिर्फ एक टेक्निक पढ़ा है, दैट इज माइक्रोस्कोपी, जो कि ज्यादा जरूरी था कि आपको पता चले कि हम किस तरीके से माइक्रोस्कोपी करते हैं और क्यों करते हैं, ताकि हम सेल और सेल की तरह छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स या सेल के अंदर मौजूद जो पाए जाने वाले दूसरे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम पढ़ सकें। इसके बाद जो दूसरे टेक्निक्स हैं वो हम इंशाल्लाह क्लास में, फिजिकल क्लास में जब आप लोग आएंगे तो उस वक्त हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट जो पढ़ा है दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल की तरफ अगर आप आते हैं तो 8 नंबर पेज पर आपको मौजूद है सेल वॉल। मैंने लाइव क्लास में भी आपको बताया था कि इसके ऊपर एमसीक्यूज कैसे आते हैं। तो एमसीक्यूज के लिए तो आपने एक एक लाइन को रीड आउट करना है और उस चीज को जो है अपने साथ लिखते जाना है, और जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को अपने साथ नोट करते जाना है, वही आपके एमसीक्यूज है। उसके अलावा जो अभी एग्जाम्स के लिए तैयारी करेंगे, फर्स्ट ईयर का एग्जाम देंगे, या जो लोग इंप्रूवमेंट करके एग्जाम दे रहे हैं, तो इसके लिए फिर तरीकेकार वो ही है जो हमने वीडियो में जिस तरीके से बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट किया है लेक्चर को, उसी तरीके से आपने कॉपीज के ऊपर अपने साथ लिखना है, और साथ साथ जो है वही चीज तैयार करके आपने एग्जामिनेशन में उसको उसी तरीके से प्रेजेंट करना है। तो इसमें जो कुछ चीजें हैं, जिस तरह ये यहाँ पर है आपके पेज नंबर 8 पर, फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो इस फॉर योर इंफॉर्मेशन में मैंने आपको, अगर आप ईटा वाले हैं तो मैंने आपको सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर के एंड पर भी बताया था कि किस तरीके से आपने ये करना है। इसको आपने बहुत ज्यादा गौर से पढ़ना है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। सो फॉर योर इंफॉर्मेशन में अगर आप देखें तो सबसे पहले वो कहते हैं कि सेलुलोज जो सेल वॉल का कंपोनेंट है उसको हम मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज में इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जिसमें पहला है नाइट्रोसेलुलोज जो कि एक्सप्लोसिव है, जिस तरह के बम वगैरह, एटम बम्स हो गए या मिसाइल वगैरह हो गए, उनके बनाने के लिए हम ये सेलुलोज यूज करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज। उसके बाद है रायान। रायान क्या है? टेक्सटाइल फाइबर्स हैं जो कि कपड़े में इस्तेमाल होता है। ये सेलुलोज के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स हैं जिसको हम कपड़े इंडस्ट्री में यूज करते हैं। जिस तरह स्पेशली आपने कॉटन में भी देखा होगा, जो कॉटन के कपड़े हैं वो भी इसी सेलुलोज से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है सेलोफेन, जो कि पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेलोफेन्स, जिस तरह आप लोगों ने अगर फिल्टर पेपर देखा हो केमिस्ट्री के लैब में, तो वो भी बिल्कुल इसी सेलुलोज से ही बना होता है। प्लास्टिक्स की आप बात करते हैं तो इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या है, सेलुलाइड्स एंड साइनेमेटोग्राफी। सेलुलाइड्स जो आपके स्क्रीन्स होते हैं, जिस तरह आपका ये कैमरा है, इससे आप वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो ये इसके अंदर जो लेंसेज और जो चीजें मौजूद है, जो स्क्रीन्स हैं, उस स्क्रीन्स को भी इसी से बनाया जाता है। साइनेमेटोग्राफी जो मूवमेंट के वक्त, ऐसे लेंसेज जो मूवमेंट के वक्त भी तस्वीर बना सकते हैं, जिस तरह अभी आप देखते हैं जो डीएसएलआर कैमरा होते हैं या दूसरे जो अच्छे कैमरे वाले मोबाइल होते हैं, वो क्या करते हैं कि उससे आप जब तस्वीर लेते हैं, चाहे आप जिस तरह मैं ये हाथ ऐसे मूव कर रहा हूं, तो अगर वो तस्वीर लेगा तो वो तस्वीर ऐसे बिल्कुल लेगा, तो वो बॉडी मूवमेंट में नहीं होगी। जब जो हमारे दूसरे किस्म के मोबाइल होते हैं उसमें अगर आप मूवमेंट वाली तस्वीर बनाएंगे तो कुछ अजीब किस्म की बन जाएगी।
इसके बाद पेपर मेकिंग, तो पेपर मेकिंग की सेलुलोज ही हम कर सकते हैं, इससे हम पेपर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक तो इसकी कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो इसके प्रोटीन्स के रोल हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, इसके अलावा जो इसके एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं जिनका रोल ऑलरेडी हम रोल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ चुके हैं, तो वो एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आपने पेपर के लिए तैयारी करनी है तो पेपर के लिए आपने सेल मेम्ब्रेन को ऐसे अंदाज में तैयार करना है जिस तरीके से हमने बोर्ड पर प्रेजेंट करके तैयार किया है। एक पहले में हमने उसका क्या किया, इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी और कंपोजिशंस था, दूसरे में हमने उसका स्ट्रक्चर और तीसरे में हमने रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपने ऐसे ही सीक्वेंस से उसको तैयार करना है। नेक्स्ट यहाँ पर भी फॉर योर इंफॉर्मेशन है, पेज नंबर 10 पर आप देख सकते हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर भी वो क्या करते हैं कि क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट टुवर्ड्स फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरफ हम कैसे गए। तो इसमें गॉर्डन एंड ग्रेंडल ने टू लिपिड लेयर्स मॉलिक्यूल्स का जो है लिपिड मॉलिक्यूल्स का मॉडल पेश किया, गॉर्डन एंड ग्रेंडल ने। जेएफ डेनेली और डेविसन ने भी अपना एक लिपिड बाइलेयर का मॉडल पेश किया कि प्रोटीन्स और प्रोटीन स्पोर्स से बने होते हैं। रॉबर्टसन ने यूनाइट मेम्ब्रेन मॉडल पेश किया और एस जे सेंगर एंड जीएल निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश किया। इसके बाद हम आते हैं फिर साइटोप्लाज्म की तरफ। तो साइटोप्लाज्म के बारे में भी हमने जान लिए हैं। इसके बाद अगर आप बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस की तरफ, या जिस तरह हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात की है, तो यहाँ पर वो डायग्राम मौजूद है। ये एनिमल का सेल है जो आपको नजर आ रहा है, और इसके साथ ये प्लांट का सेल है, ये भी आपको नजर आ रहा है पेज नंबर 12 पर। तो इसके बाद अगर हम आ जाएं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम भी मौजूद है। इसके बाद यहाँ पर भी डू यू नो की बात ही है कि क्या आप जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो ये क्या कहते हैं कि SER makes lipid from fatty acid and glycerol absorbed in gut and passes them to Golgi body for export. Hormone corticosteroid made in adrenal cortex and sex hormone and testosterone estrogen all also initiated by endoplasmic reticulum। ये भी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन में पढ़ चुके हैं कि ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन को भी इनिशिएट करता है। इसके अलावा ये फैटी एसिड और ग्लाइसरोल को मिलाकर उससे क्या बना देता है, लिपिड्स बनाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइसोसोमल एक्टिविटी की तरफ, तो लाइसोसोम के फंक्शन में हमने लाइसोसोमल एक्टिविटी की बात की थी, और ये लाइसोसोमल एक्टिविटी का डायग्राम है जिसमें आप यहाँ पर डिटेल से देख सकते हैं कि लाइसोसोम कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, आने वाले फॉरेन पार्टिकल को कैसे एब्जॉर्ब करके उसको जो है डिटॉक्सिफाई भी करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, उसके बाद उसके फीसिस को सेल से बाहर निकाल देता है। इसके बाद हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की तरफ आते हैं। तो साइटोस्केलेटन में मैंने आपको बताया था कि इसका डायग्राम चूंकि बुक में मौजूद है, थोड़ा सा तो हमने उसका डायग्राम बनाया था, लेकिन जो आप देख सकते हैं ये सारे ट्यूब्स जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स को और माइक्रोफिलामेंट्स को दोनों को कनेक्ट किया होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ने। तो ये यहाँ पर उसका बिल्कुल डायग्राम भी आपको नजर आ रहा है। साथ में उन्होंने एक ऑर्गेनेली जो कि मेरी फेवरेट ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको भी उन्होंने शो किया हुआ है कि यहाँ पे जकड़ के कैसे रखा हुआ है। सो दीज आर द डायग्राम। इसके बाद आप सेंट्रियोल की तरफ आ जाए, तो सेंट्रियोल में आपने पढ़ा है कि ये एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर पाए जाते हैं। तो राइट एंगल पर ये यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है कि 90 एंगल उसके दरमियान बनता है, सो दैट इज राइट एंगल। इसके बाद यहाँ पे सीलिया और फ्लैजेला जो है ये हमने नहीं पढ़ा। उसकी रीजन ये है कि सीलिया एंड फ्लैजेला बोथ आर स्ट्रक्चरली सेम विद सेंट्रियोल। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सेंट्रियोल में एक एक्सोनीम होता है, इसमें दो एक्सोनीम होते हैं। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर जो फर्क है वो ये है कि एक्सोनीम के इर्द गिर्द सेंट्रियोल में ट्रिपलेट्स ऑफ टिब्यूल होता है, यहाँ पे डबलेट्स ऑफ टिब्यूल होता है। बाकी वहां पे 9 ट्रिपलेट्स ऑफ टिब्यूल होता है, यहाँ पे 9 डबलेट्स ऑफ टिब्यूल होता है। बाकी इसका स्ट्रक्चर सेम है, तो इसमें ए सच इतना कोई मुश्किल नहीं था। दैट्स व्हाई हमने इसके ऊपर अलग से लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो वो तो मेरी फेवरेट ऑर्गेनेली है, उसके बारे में तो आप लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा जानते हैं, और आई थिंक कि हमारी सबसे बड़ी वीडियो उसी के ऊपर बनी है। सो उम्मीद है आपने देखी होगी। नेक्स्ट अगर हम प्लास्टिड्स की बात करें, तो प्लास्टिड्स के बारे में भी हम जानते हैं, और अभी अगर आप पेज नंबर 22 पर देखें तो फॉर योर इंफॉर्मेशन में जो इंसानों के क्रोमोसोम्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के क्रोमोसोम्स के बारे में बात है, ये ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं, लेकिन अगर आपने फिर भी इसको बहुत ज्यादा गौर से देखना है और आपने इसको याद करना है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और चीज है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनडिफरेंशिएटेड सेल, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल जब होता है, जिस तरह के एग सेल है,
तो उसमें 30,000 तक भी क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियर पोर्स हो सकते हैं। आपको याद है अच्छी तरह कि हमने न्यूक्लियर पोर्स की तादाद की बात की थी कि वो 4 से 3,000 होते हैं, लेकिन यहां पर इन्होंने कहा कि जो कि एग सेल होता है, ये तो मैंने आपको डिफरेंशिएटेड सेल में बताया कि डिफरेंशिएटेड सेल में ये सिर्फ 4 से लेकर 3,000 तक हो सकता है, जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब ये है कि एग या स्पर्म हो जिसने आगे क्या बनाना है किसी को पता नहीं होता। डिफरेंशिएटेड सेल से ये मुराद होता है कि ऑलरेडी हमें पता है कि इस सेल ने ये चीज बनाया हुआ है, ये ऑर्गन बनाया हुआ है, तो जिस सेल ने आगे जाकर कुछ बनाया नहीं होता तो उस सेल को हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल, और वो हमारे पास एग हो सकता है, जाइगोट हो सकता है और स्पर्म हो सकता है। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने एग का एग्जांपल दिया कि उसमें 30,000 न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। तो ये आपके पास इस तरह के एक एमसीक्यूज आ गए। उसके बाद उन्होंने डिफरेंशिएटेड सेल में एरिथ्रोसाइट्स का एग्जांपल दिया है कि उसमें 3 से लेकर 4 तक न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, जो ऑलरेडी आपको पता है। लास्ट में इस चैप्टर के एंड पर जो ट्रेडबिट है, दैट इज ईच वन ऑफ अस हैज within our body 10 times as many bacterial cells as we have of our own। यहां पर प्रोकैरियोट यूकैरियोट के दरमियान हमने फर्क पढ़ा था, तो उसमें आपको याद होगा कि बैक्टीरिया एक एग्जांपल है उसका। यहां पर बैक्टीरिया के ऊपर अलग से हमने डिस्कशन इसलिए नहीं की क्योंकि चैप्टर 6 में हम ऑलरेडी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे। हमने यहां पर सिर्फ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का फर्क डिस्क्राइब किया है कि दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, और जो इसके ऊपर बैक्टीरिया के ऊपर अलग से नोट है वो इंशाल्लाह हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जितने हमारे सेल्स होते हैं उससे 10 गुना ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया सेल होते हैं। एक और एस्टिमेटेड बात है कि हमारे मुंह के अंदर इतने बैक्टीरिया होते हैं जितने इस अर्थ क्रस्ट के ऊपर मैमल्स होते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा लें इस अर्थ क्रस्ट पे, इस जमीन पर कितने मैमल्स हैं। वो जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उसको मैमल्स कहलाते हैं, तो वो मैमल्स की तादाद कितनी है, उस जितने हमारे मुंह के अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसके बाद ये चैप्टर खत्म होता है। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया कि एग्जाम के लिए आपने वैसे ही प्रिपेयर करना है जिस तरीके से बोर्ड पर हम प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ईटा के लिए तो आपने एक एक चीज को, एक एक लफ्ज को देखना है। अगेन ईटा वाले बच्चों के लिए एक चीज है कि ये जो की पॉइंट्स होते हैं, ये की पॉइंट्स को आपने, ये इस चैप्टर का निचोड़ है, आपने इस सारे की पॉइंट्स को बिल्कुल याद करना है नमाज की तरह। तो ये आपका होगा। इसके बाद एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं उसको भी आपने याद करना है, तैयार करना है। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं अगेन वो एग्जाम्स के लिए तैयार होने वाले बच्चों के लिए है। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, इस चैप्टर के हवाले से कोई चीज़ क्लियर नहीं हो, तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।